नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप और आपके परिवार में सब कुछ अच्छा होगा और साथ ही आपका अकाउंट पोर्टफोलियो लेवल पे भी चीज़ें अच्छी रही होंगी आज के दिन पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होंगी। क्योंकि आज मार्केट बहुत सही निफ्टी लगभग 0.86% अप था। ओपनिंग हुई थी 17,177 पे। उसके बाद एक छोटा सा लो बनाया इन्होंने 17,161 का। वहां से फिर इन्होंने जो हाई क्रिएट किया 17,250 का, उसके पास में ही लगभग क्लोजिंग हुई 17,233 पे क्लोजिंग हुई। निफ्टी में सब ठीक था। वहीं अगर इनके स्टॉक्स की बात करें, जो निफ्टी के अंदर मतलब निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स हैं, उनके परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो आज 0 से 3% के बीच में 47 स्टॉक थे। मतलब 50 में से 47 तो आज ग्रीन थे। सिर्फ तीन बचे जो रेड थे। तीन जो रेड थे वो इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड और आईसीआईसीआई बैंक थे। मतलब ओवरऑल ज्यादातर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किए आज के दिन पे। बहुत ही सही था सब कुछ। मतलब 50 में से 47 स्टॉक्स का अच्छा परफॉर्म करना अब ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको। वहीं अगर सेक्टोरल व्यू की बात की जाए तो निफ्टी ऑटो आज टॉप पे थे 1.34% के साथ में। उसके बाद निफ्टी एनर्जी, पीएसयू बैंक्स, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक और सबसे कम जिन्होंने परफॉर्म किया, ग्रीन में वो भी थे बट सबसे कम थे, निफ्टी मीडिया 0.17% ग्रीन साइड पे थे। वहीं अगर बात की जाए कि निफ्टी मीडिया में सबसे ज्यादा किसने परफॉर्म किया, तो वो नजारा था। लगभग 2% नजारा अपसाइड पे था। उसके बाद हाथवे, नेटवर्क 18, डिश टीवी, जील टीवी 18, सन टीवी, ये सब ग्रीन थे। और जो रेड था वो आइनॉक्स, सारेगामा, पीवीआर। पीवीआर सबसे ज्यादा रेड पे थे 3.17%। और निफ्टी ऑटो में अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा ग्रीन साइड में कौन था, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज, बालकृष्णा, एम एन एम, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, ये सब ग्रीन में थे। और सबसे कम जिसने परफॉर्म किया वो अशोक लीलैंड थे 0.16%। निफ्टी एनर्जी में अगर यही देखा जाए सबसे ज्यादा किसने परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा ग्रीन साइड में कौन था, तो टाटा पावर 1.96%। उसके बाद गेल, एनटीपीसी, अदानी ग्रीन। और सबसे कम जिन्होंने ग्रीन में रह करके परफॉर्म किया वो रिलायंस था। वहीं अगर रेड में बात करें तो पावर ग्रिड 0.24% डाउन था। और अदानी ट्रांस ये 0.56% डाउन था। अगर पीएसयू बैंक की बात की जाए तो रेड में पीएसबी था 0.32% और सबसे ज्यादा इंडियन बैंक 3.6%। वहीं अगर बात करें कि लगभग जीरो पे थे सेंट्रल बैंक एंड महाराष्ट्र बैंक। और निफ्टी आईटी की बात की जाए, इसमें तो सारे ही स्टॉक ग्रीन पे ही थे। निफ्टी फार्मा में भी ऐसा ही था। ज्यादातर मतलब ज्यादातर केस में सारे स्टॉक अगेन ग्रीन पे ही थे। तो मतलब सेक्टोरल भी वे भी चीजें ठीक थी, क्योंकि निफ्टी पे ही 50 में से अगर 47 स्टॉक ग्रीन है तो वो खुद में ही एक इंडिकेशन है, ये चीजें काफी अच्छी हैं। वहीं अगर निफ्टी 500 की बात की जाए तो निफ्टी 500 में 0 से 3% के बीच में जो स्टॉक्स अप थे वो थे 346। और जो 3 से 5% के बीच में अप थे उन स्टॉक्स का नंबर 49, 49। वहीं अगर बात करें कि 5% से ज्यादा जो स्टॉक्स आज अप थे वो 13 थे, 13। अगर डाउन साइड में बात की जाए तो 0 से 3% के बीच में जो स्टॉक्स डाउन थे वो 92 स्टॉक्स थे जो कि 0 से 3% डाउन थे। और एक सिंगल स्टॉक था जो 3 से 5% के बीच में डाउन था, वो पीवीआर, जैसा भी बताया गया वो पीवीआर था 3.17% के साथ में ये डाउन थे। तो ये रही बात जनरल सी कि निफ्टी का सेक्टोरल व्यू और निफ्टी 500 की बातें। और ऐसे में एक चीज अगर बोली जाए तो ये बोला जा सकता है कि आप ज्यादा नए स्टॉक्स खोजने में ज्यादा टाइम मत लगाइए। क्योंकि ज्यादा नए स्टॉक ढूंढने में जितना टाइम लगाएंगे
उतने में ही जिन स्टॉक्स की बात की जा रही है इस सीरीज में, मार्केट एंड यू, जो आज बात की जाएगी, या इसके पहले के एपिसोड्स में जिन स्टॉक्स की बात की जा चुकी है, या स्टॉक ऑफ द वीक, या जो भी सीरीज चल रही है या चल हो चुकी है पहले, उनमें आप देखेंगे तो उन स्टॉक्स को आप फिल्टर करके रखिए, उनमें आप कंटिन्यूअस देखते रहिए, आपको कुछ ना कुछ वहां पे दिखेगा, आपको मतलब अच्छी ट्रेड्स दिख जाएंगी वहां पे। और एक चीज साथ में ये भी हो सकती है कि कुछ लोगों की आदत होती है, मतलब बेसिकली ये जो इन्वेस्टिंग की बातें करते हैं ना, वैल्यू इन्वेस्टर टाइप लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं, उनकी ज्यादा आदत होती है कि एक सिंगल स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं और फिर उसकी जन्म कुंडली निकालने में लग जाते हैं, मतलब उसके बारे में सारी चीजें देख लेंगे कि इस स्टॉक ने कब कितना क्या किया था, सब कुछ देखेंगे उसमें। मतलब ये करने की बजाय जो स्टॉक्स बताए जा रहे हैं या बताए जा चुके हैं, आप उनको क्या होगा, आप फेवरेट उनको भी वॉच लिस्ट में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप उनको वॉच लिस्ट में रखिए, उन पे नजर रखिए कि वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आपको देखना ही है, आपको जन्म कुंडली निकालनी है, तो आप बिजनेस साइड में कुछ करने की जगह आप उसके चार्ट पे देखिए। बिजनेस साइड में कुछ करने से आपको क्या होगा कि एक सिंगल बिजनेस के बारे में पता चलेगा। लेकिन वहीं अगर आप चार्ट देखेंगे, किसी भी बिजनेस का चार्ट देखिए, वहां पैटर्न्स तो सेम टाइप के ही दिखेंगे ना आपको। जैसे आप चार्ट देख रहे हैं ठीक, तो आप देखिए एक कैंडल बनी, उसके बाद स्टॉक काफी ज्यादा गिर गया, तो आप देखिए कि ऐसे कैंडल क्या आपकी जब बनी है सेम टाइप चीजें हुई हैं, वैसी कैंडल बनी, उसके पहले जो भी सिचुएशन था वैसा हो, तो ये पैटर्न नहीं बन सकता। अब ये एक चीज हो कि आपने ये जो पैटर्न खोजा है, हो सकता है कि इस पैटर्न का पहले से कुछ नाम हो, क्योंकि बहुत से लोग पहले से कुछ नाम रख रखे होंगे पैटर्न्स के, जनरल सी चीजें होती हैं, कुछ जनरल स्टॉक पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। हो सकता है आपने जो खोजा है वो उनमें से हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक लर्निंग मिली इसमें। लेकिन वही एक चीज और हो सकती है कि जो आपने खोजा है इसका कोई नाम ही नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो अच्छी बात है, आपने कुछ नया कर लिया उसमें। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपने सपोज इस चार्ट में देखा कि ये 3-4 कैंडल का एक पैटर्न बना, इसके बाद ये लगभग 20-25% बढ़ गया। वहीं अब जब आप दूसरे चार्ट में देखे, या सेम चार्ट में दूसरे टाइम फ्रेम में आप जाके देखे, सेम टाइप का पैटर्न तो था, लेकिन उसने वैसा मूव नहीं दिया, या उसने कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ गलती हो सकती है, मतलब आपसे हो सकता है कि आपने कुछ नहीं देखा हो सकता है पैटर्न से कुछ दिक्कत हो गई, या वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको फिल्टर करेंगे, इससे आपको होगा क्या कि आप मतलब नई चीजें ज्यादा करेंगे, अच्छे से देख रहे होंगे चीजों को, इससे आपको नई नई चीजें समझ में आने लगेंगी, चार्ट के अबाउट समझ में चार्ट के अबाउट समझ में आने लगे। मतलब एक सिंगल बिजनेस से तो अच्छा ही है ना कि आप चार्ट सीख जाएं, चार्ट देखना सीख जाएंगे तो फिर बिजनेस तो ठीक है, वो आप सीख ही जाएंगे, उसमें कुछ खास ऐसा दिक्कत नहीं है। मतलब कहना यही है कि आप किसी एक बिजनेस के पीछे पड़ने की जगह चार्ट को देखिए, चार्ट में आपको नए नए पैटर्न देखने को मिलेंगे, आप देखेंगे ये कहाँ पे क्या हो सकता है, आप खुद सोचेंगे फिर। मतलब यही बोलेंगे फिर से कि आप वॉच लिस्ट क्रिएट कीजिए, आपके भी स्टॉक्स हो सकते हैं, कहीं से भी आपको स्टॉक का नाम मिलता है आप उसको रखिए, उसको ट्रैक कीजिए, जैसी चीजें आपको दिखें वो आप उसको एनालाइज कीजिए, नोट कीजिए कहीं पे, जैसा भी आपको लगे वो देखिए। आप अगर बात करें ईकेसी की, ईकेसी कई बार बात हो चुकी इस मार्केट एंड यू सीरीज में, तो अगर बात की जाए तो आज ये बुलिश इंगल्फिंग बना रहे हैं, डेली चार्ट की बात कर रहे हैं हम, आज के दिन पे ये बुलिश इंगल्फिंग बना रहे हैं। इसके पहले इन्होंने जो लास्ट बुलिश इंगल्फिंग बनाई थी, वो बनाई थी 20 दिसंबर को। वहां से आप देखिए क्या क्या, 20 दिसंबर को स्टॉक का हाई था जो वो 177 के पास में था, 176.75। उसके बाद स्टॉक मात्र 5 दिन में, 4-5 दिन में इसने हाई क्रिएट कर दिया 214 का। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे बना था, उसके पहले जो लास्ट बुलिश इंगल्फिंग आप बोल सकते हैं वो वो नवंबर में होगी लगभग, ये 3 नवंबर के आसपास आप देखेंगे। 3 नवंबर को स्टॉक का हाई था 116, उसके बाद स्टॉक ने कुछ ही दिन में, स्टॉक ने कुछ ही दिन में मतलब लगभग 16-17 नवंबर के आसपास एक हाई क्रिएट कर दिया 151 का। तो ईकेसी है फिर से मौका दे रहा था, आप इसको देख सकते हैं, काफी अच्छा है। और अगर यही बात की जाए ओपन द इकोनॉमी से, तो वहां पे आप होटल से रिलेटेड स्टॉक्स देख सकते हैं, सभी अच्छे लग रहे हैं, आपका जो भी फेवरेट स्टॉक हो, या जो भी चार्ट आपको अच्छा लगे, कुछ होते हैं कुछ
कंपनीज अच्छी लगती हैं लोगों को। अब जो भी अच्छा लगे आप उसमें कर सकते हैं। सेम बोलेंगे टेक्सटाइल से रिलेटेड, आप उसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल कई बार बोला जा चुका है, काफी अच्छा है। आज जो स्टॉक के डिस्कशन होंगे उसमें भी टेक्सटाइल का नाम होगा। तो अगर बात करें फिल्टर्ड स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक तो टेक्सटाइल से ही है और पुराना स्टॉक है ये, इसकी बात पहले भी हो चुकी है। शिवा मिल्स, वैसे इसके नंबर्स के अबाउट क्या ही बताएं, क्योंकि शायद पहले ही एपिसोड में इसकी बात हुई थी। पहले ही एपिसोड में इस शिवा मिल्स के अबाउट बात हुई थी, इनके नंबर्स की। अगर इनके चार्ट की बात करें तो शिवा मिल्स आज आज लगभग 20% अप थे, 19.97, लगभग 20% सर्किट था। ये इनकी ओपनिंग हुई थी 111 पे, और उसके बाद क्लोजिंग दी है इन्होंने 131 पे। अगर आप देखेंगे तो आज जो हुआ है इनका जो वॉल्यूम था आज, वो प्रीवियस जो वॉल्यूम कैंडल आप देखेंगे तो लगभग 2 नवंबर के आसपास में ही था। और आप देखिए इन्होंने जो एक प्रीवियस हाई क्रिएट किया था 4 नवंबर को, वो हाई था इनका 129 रुपए का, आज उसको ही पार कर गया। और अच्छी बात यह है कि ये पार किए हैं और वॉल्यूम बहुत ही अच्छे हैं, कैंडल में कोई वीक नहीं है जहां पे ओपन हुए। उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा लो बना है, 111 रुपए 15 पैसे पे ओपनिंग हुई थी, 110.75 का लो बना है, तो उसमें कुछ खास समझ ही नहीं आएगा आपको, तो उसकी दिक्कत नहीं है। मतलब आप देखेंगे तो इन्होंने एक जो रेजिस्टेंस कह सकते हैं आप उसको पार कर दिया, फ्लैट लाइन ब्रेकआउट जैसी बन रही है अब, क्योंकि नवंबर 3-4 नवंबर के आसपास में था वो हाई, और अभी 28 दिसंबर को आप देखेंगे इन्होंने पार कर दिया। तो ये था पहला स्टॉक जिसकी बात कर रहे थे, शिवा मिल्स। क्योंकि पहले ही बात हो चुकी थी, इसके नंबर्स और बिजनेस के अबाउट ज्यादा बात करेंगे नहीं इसमें, आप देख सकते हैं पहला एपिसोड जो था उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी बात करेंगे वो स्टॉक नाहर पॉली फिल्म्स है। ये काफी जाना पहचाना नाम हो सकता है, मतलब कई बार बात की जा चुकी है शायद इसके बारे में पब्लिक में, और प्रो का याद नहीं है वैसे। अगर इनके बिजनेस की बात करें तो इनका बिजनेस जो है वो बीओपीपी फिल्म से रिलेटेड है। बीओपीपी मतलब बाइएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन फिल्म्स होती हैं, इनसे रिलेटेड इनका बिजनेस है। अगर इनके नंबर्स की बात की जाए तो इनकी मार्केट कैप लगभग 715 करोड़ की है, और करंट मार्केट प्राइस इनका 291 रुपए पे है। इनका जो 52 वीक हाई है वो 320 रुपए है, और 52 वीक लो 81 रुपए 40 पैसे, लगभग 4 गुना है यहाँ से। स्टॉक का पी काफी कम है, मतलब लगभग 9.5 है, 9.48। और डिविडेंड ये देते हैं, डिविडेंड यील्ड इनकी 0.52% है। आरओसी कुछ खास नहीं है, आरओसी लगभग 14% है, और आरओई भी उसी के आसपास 13.7% है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो काफी अच्छी है, 70.03% की प्रमोटर होल्डिंग है इनकी। और इनके अगर वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो लगभग 61 करोड़ की वर्किंग कैपिटल है, 60.8 करोड़ प्लेस्ड नहीं है। और इनकी सेल्स 381 करोड़ की रही है। कंटीजेंट लाइबिलिटी की बात करें तो 60.4 करोड़ की कंटीजेंट लाइबिलिटी है। डेट है इनके पास 157 करोड़ का, इनके पास डेट है। और अगर इनके सेल्स की बात की जाए तो पिछला क्वार्टर जो था उसमें लगभग 105 करोड़ की सेल्स थी, और सितंबर 2021 में 104 करोड़ की सेल्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो दिसंबर 2018 में इनकी सेल्स हुआ करती थी लगभग 58 करोड़ की, 58 करोड़, जो कि जून 2021 में 105 करोड़ थी, और सितंबर में 1 करोड़ घट गया, 104 करोड़ पे आ गया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 2 करोड़ हुआ करता था इनका दिसंबर 2018 में, सितंबर 2021 में 22 करोड़ पे है। और अगर ओपीएम की बात करें 3% हुआ करता था दिसंबर 2018 में, जो कि बढ़ा उसके बाद दिसंबर 2020 में 24% पे था, और अभी थोड़ा सा घट गया और 21% पे है सितंबर 2021 में। वहीं अगर बात करें इनके ईपीएस की तो ईपीएस इनका 87 पैसे का हुआ करता था दिसंबर 2018 में, और सितंबर 2021 में इनका ईपीएस हो गया 9 रुपए 44 पैसे। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो मार्च 2015 में 302 करोड़ की सेल हुआ करती थी, और करंट में 381 करोड़ की सेल्स है। और इनका ओपीएम जो कि 13% हुआ करता था 2015 में, करंट में 21% पे है। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इनका 4 रुपए 51 पैसे हुआ करता था 2015 में, करंट में 30 रुपए 69 पैसे पे। अच्छी बात है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो शेयर कैपिटल कांस्टेंट है,
2015 से लेकर के 2021 तक 13 करोड़ ही है। रिजर्व्स इनके काफी बढ़ गए हैं, पहले 197 करोड़ हुआ करते थे, करंट में 764 करोड़ पे आ गए हैं। और अगर बात करें टोटल लाइबिलिटीज की, तो 309 करोड़ इनकी टोटल लाइबिलिटीज थी 2015 में, करंट में 999 करोड़ की टोटल लाइबिलिटीज है। अगर इनके फिक्स्ड एसेट की बात करें तो करंट में 28 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है, और CWIP की बात करें तो 250 करोड़। ये अच्छी बात है, मतलब ये अगर कैश फ्लो में बात की जाए तो इनका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश था वो 2016 में 24 करोड़ रिपोर्ट किए थे, और अभी 2021 की बात करें तो 94 करोड़ पे हैं। और अगर इनके कैश कन्वर्जन साइकिल की बात की जाए तो जो 2015 में 47 दिन की हुआ करती थी, वो बीच में बढ़ गई थी 2018 मार्च में 68 दिन, 68 डेज की साइकिल हो गई थी। और करंट में बात करें मार्च 2021 की, तो माइनस में 68 डेज पे है। अच्छी बात है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करें तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग कांस्टेंट सा रहा है, दिसंबर 2018 से लेकर के सितंबर 2021 तक, मतलब थोड़ा सा चेंज है, 70.19% पहले था दिसंबर 2018 में, और करंट में 70.29% है। FIIs DIIs गवर्नमेंट के पास कुछ खास स्टेक नहीं है। FIIs के पास 0.15%, DIIs के पास 0.01%, और गवर्नमेंट के पास 0.02%। वहीं अगर बात करें पब्लिक के पास, तो पब्लिक के पास 29.53% स्टेक है, उसमें ये 2.42% स्टेक संगीता एस के पास है। मतलब जो पब्लिक के पास स्टेक बचती है वो बस 27% के पास में, 27% के आसपास ही बचती है स्टेक। अगर इनके चार्ट की बात की जाए तो डेली में ये भी आज 16% अप थे, 16.03% स्टॉक अप था। और इन्होंने जो इसका प्रीवियस हाई था उसको एक पार कर दिया, जो 12 नवंबर को इन्होंने क्रिएट किया था। 283 रुपए का हाई था, 283 रुपए 90 पैसे का हाई था, उसको आज ये पार कर गया, और इनकी क्लोजिंग जो हुई है वो 291 रुपए 5 पैसे की क्लोजिंग हुई। अब इसके बाद जो बचता है वो आप देखेंगे तो 4 अगस्त को इन्होंने एक हाई क्रिएट किया था 315 का। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम हो सकती है, कि अगर वॉल्यूम देखेंगे तो लगभग सेम तो है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद स्टॉक काफी अच्छा करेगा, ऐसी आशा है। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो इन्होंने वीकली के मंथली पे ही आते हैं। स्टॉक का जो IPO आया था वो आया था जून 2011 में, तब इनकी लिस्टिंग जो हुई थी वो 26 रुपए 25 पैसे पे हुई थी। उसके बाद स्टॉक गिरता रहा कंटिन्यूअस, और ये दिसंबर 2011 में इन्होंने एक लो क्रिएट किया 14 रुपए 60 पैसे का। उसके बाद स्टॉक ने फिर से टाइम वेस्ट किया, लगभग 1 साल कुछ खास नहीं किया, उसके बाद फिर से स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया। और स्टॉक ने मार्च 2014 में एक लो क्रिएट किया 8 रुपए 60 पैसे का। वहां से स्टॉक ने अपसाइड जर्नी स्टार्ट की, और ये 6-7 महीने अपसाइड पे रहता था, उसके बाद 2-4 महीने डाउन साइड में। जाहिर सी बात है, इतना अच्छा रन देते हैं जब स्टॉक, जैसे देखिए आप, तो ये अप्रैल में स्टार्ट किया इन्होंने अपसाइड मूवमेंट लगभग 9 रुपए के आसपास से, वहां से लेकर के नवंबर 2014 में ही, अप्रैल से नवंबर के बीच में ये 31 रुपए का हो गया। तो जाहिर सी बात है कुछ दिन ये टाइम वेस्ट करेगा, थोड़ा सा डाउन साइड में आएगा, करेक्ट होगा। हुआ 3-4 महीने इन्होंने किया ऐसा, फिर से स्टार्ट किया इन्होंने अप्रैल 2015 में, फिर से जर्नी स्टार्ट की, और अगेन अक्टूबर में ये पीक बनाया इन्होंने एक लगभग 60 रुपए के आसपास, वहां से फिर से थोड़ा सा टाइम पास किया, ऐसा करता रहा। और जो बात की जाए एक, इन सबको देखते हुए जो प्रीवियस हाई की अगर बात करें तो वो जनवरी 2018 में इन्होंने बनाया था, वो हाई था इनका 82 रुपए के आसपास। उसके बाद स्टॉक गिरा और काफी ज्यादा गिर गया। इन्होंने जो लो क्रिएट किए वो लो था इनका 22 रुपए, वो लो है मार्च 2020 में, कोविड के टाइम पे 22 रुपए 50 पैसे के उन्होंने लो क्रिएट किया। वहां से स्टॉक ने एक बार जो अपनी अपसाइड की जर्नी स्टार्ट की, फिर स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मतलब बीच में रेस्ट लिए हैं। ऐसा हुआ है 1-1.5 महीने स्टॉक ने रेस्ट लिया है, लेकिन डाउन साइड पे ज्यादा कुछ खास नहीं किया है। मतलब आप देखिए मार्च 2020 में जो स्टॉक 22 रुपए पे पहुंच गया था, करेंट टाइम में वो स्टॉक 300 के पास चल रहा है, 291 रुपए पे। काफी अच्छा स्टॉक है। मंथली में आप देखिएगा तो इन्होंने जो भी प्रीवियस कैंडल थी अगस्त में बनाया था हाई 315, तो वही उसी के पास में थोड़ी समस्या होगी, उसके बाद स्टॉक एक बार उसको पार करता है तो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसी हमें आशा है। और ये था नाहर पॉली। और नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स के
बिजनेस के बारे में कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बारे में तो जो लोग पहले जानते हैं, बिजनेस और नंबर्स के अबाउट ज्यादातर लोग जानते ही हैं। बिजनेस इनका पेन से रिलेटेड है, बहुत अच्छी कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वैल्यू इन्वेस्टर्स बहुत पीछे पड़े रहते हैं इनके। और अगर नंबर्स की बात करते हैं तो मार्केट कैप इनकी जो है वो 3,22,939 करोड़ की। करंट मार्केट प्राइस की बात करें इनके तो 3368 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है। इनका 52 वीक हाई जो है वो 3505 रुपए का है, और 52 वीक लो है वो इनका 2260 रुपए पे है। वहीं अगर स्टॉक के पीई की बात करें, स्टॉक का पीई जो है वो 99.2 है। और इनके आरओसीई की बात की जाए तो आरओसीई इनका है 34.8%, और आरओई है 27.3% का। ये डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड की डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.53% डिविडेंड यील्ड है। प्रमोटर होल्डिंग कम है थोड़ी सी, 52.8% की प्रमोटर होल्डिंग है। और बात की जाए इनके वर्किंग कैपिटल डेज की, 46.1 इनके वर्किंग कैपिटल डेज हैं, और वर्किंग कैपिटल इनके पास 6,074 करोड़ की है। अगर फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो लास्ट ईयर इनके पास 3429 करोड़ का फ्री कैश फ्लो रहा है, और पिछले 3 साल की बात करें तो 7436 करोड़, 7436 करोड़ का कैश फ्लो रहा है। इनके पास डेट है लगभग 1400 करोड़ का इनके पास डेट है। और पिछले 10 साल के पीई की बात करें तो वो 52.7 था। कंटीजेंट लाइबिलिटी की बात की जाए तो इनकी कंटीजेंट लाइबिलिटी 152 करोड़ की है। वहीं अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इनकी सेल्स दिसंबर 2018 में जो 5263 करोड़ हुआ करती थी, वो सितंबर 2021 में बढ़कर के लगभग 7100 करोड़ के पास में पहुंच गई है, 7096 करोड़ पे। वहीं अगर बात की जाए इनके ईपीएस की, तो ईपीएस जो 6 रुपए 63 पैसे हुआ करता था दिसंबर 2018 में, वो भी थोड़ा सा घट गया है और 6 रुपए 21 पैसे के पास पहुंच गया। वैसे नंबर्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं अगर अगर इनकी प्रॉफिट एंड लॉस में बात की जाए तो इनकी जो सेल्स हुआ करती थी मार्च 2010 में, वो 6434 करोड़ के पास हुआ करती थी। मार्च 2021 में 21,713 करोड़ की सेल्स थी, और करंट में बात करें 26,121 करोड़ पे पहुंच गए। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 1164 करोड़ था 2010 में, करंट में ये 4922 करोड़ पे पहुंच गए हैं। ओकी में इनका कांस्टेंट सा रहा है, पहले 18% हुआ करता था, करंट में 19% है। बीच में ये 2021 में इन्होंने 22% का रिकॉर्ड किया था। और ईपीएस की बात करें, ईपीएस पहले इनका हुआ करता था 2010 में 8 रुपए 71 पैसे पे, जो कि करंट में पहुंच गया 33 रुपए 93 पैसे। बैलेंस शीट की बात की जाए तो शेयर कैपिटल कांस्टेंट है इनकी, कोई चेंजेस नहीं हुए उनपे। 96 करोड़ 2010 में भी थे, और 2021 में भी 96 करोड़ पे ही है। अगर इनकी टोटल लाइबिलिटीज की बात करें तो वो लगभग 3800 करोड़ के पास हुआ करती थी मार्च 2010 में, 3785 करोड़। और करंट में ये 21,060 फिफ्टी सॉरी 21,059 करोड़ पे पहुंच गई। और अगर बात बात की जाए इनके कैश फ्लो की, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो 2010 में 1063 करोड़ हुआ करता था, वो करंट में 3683 करोड़ पे पहुंच गया है। और इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल 2010 में भी 59 डेज की हुआ करती थी, और करंट में भी वो 59 डेज की ही है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास 2018 दिसंबर से लेकर के सितंबर 2021 तक 52.79% की स्टेक रही, मतलब प्रमोटर्स की स्टेक में कोई चेंज नहीं आया। एफआईआईज की स्टेक बढ़ी है, पहले जो 15.67% हुआ करती थी, वो सितंबर 2021 में 21% के पास पहुंच गई है 20.96% पे। डीआईआईज की स्टेक घट गई है, पहले जो हुआ करती थी 10.38%, वो सितंबर 2021 में 6.84% बची। गवर्नमेंट के पास सितंबर 2021 में 0.04% की स्टेक है, और पब्लिक की स्टेक घट गई है। पब्लिक में दिसंबर 2018 में स्टेक हुआ करती थी 21.06%, जो कि करंट में बची है 19.35%। इसमें से भी 5% फिक्स्ड है, मतलब पब्लिक के पास जो बचती है वो लगभग 15.5% के आसपास स्टेक बचेगी। अगर इनके चार्ट की बात करें, इनके चार्ट की बात की जाए तो आज ये स्टॉक आज आज में ही ये स्टॉक लगभग 3% अप था, 2.93%। इनकी ओपनिंग हुई थी लगभग 3275 के पास में, और क्लोजिंग हुई 3370 के आसपास में।
ये डेली चार्ट था। अगर इनका मंथली चार्ट देखा जाए तो इनका जो आईपीओ आया था, इनका आईपीओ आया था जनवरी 1999 में। तब इनकी लिस्टिंग हुई थी 19 रुपए 20 पैसे की। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने काफी अच्छे रन दिए हैं। मतलब 1999 से लेकर के अभी तक में स्टॉक लगभग 3400 के पास से पहुंच गया है। वहां से आप देखेंगे तो स्टॉक हाई बनाया है इन्होंने, जो एक वो हाई था, मतलब 1999 के पास में जुलाई 2000, हाँ जुलाई 2000 में एक हाई क्रिएट किया था इन्होंने 32 रुपए 65 पैसे का। उसके बाद स्टॉक काफी करेक्ट हो गया और अक्टूबर में ही, सॉरी, सितंबर में ही स्टॉक पहुंच गया था लगभग 19 रुपए के आसपास। मतलब ऐसा हुआ है कि स्टॉक काफी अच्छा रन देता है, उसके बाद थोड़े से करेक्शन आते ही है। ऐसा कुछ होता रहा है इसमें। आप देखेंगे तो स्टॉक सिर्फ वन वे जर्नी थी। कोई अनम्यूट है क्या? स्टॉक की आप जर्नी देखेंगे तो ये वन वे जर्नी टाइप का स्टॉक रहा है। मतलब जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के वन साइड में ही दिखेगा चार्ट। चार्ट काफी अच्छा है, इसके बारे में ज्यादा बोलने की कुछ खास ऐसे जरूरत है नहीं। ये एशियन पेंट्स था। अगर अगले स्टॉक बात की जाए तो अगला स्टॉक है एफसीएल, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। इनका जो बिजनेस है वो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड बिजनेस है। मतलब ये टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर, पेंट इंडस्ट्री, इन सबसे रिलेटेड केमिकल्स बनाते हैं। और नंबर्स में बात करें तो इनके मार्केट कैप जो है वो लगभग 1550 करोड़ की, 1531 करोड़ मार्केट कैप है इनकी। करंट प्राइस 138 रुपए है और 52 वीक हाई इनका 148 रुपए का था। 52 वीक लो 44 रुपए पे था। आरओसी काफी ठीक है। मतलब आरओसी की बात करें लगभग 30% के पास में है और आरओई 22.5% है। डिविडेंड 0.2% की डिविडेंड यील्ड है इनकी। प्रमोटर होल्डिंग 65% के पास में, 64.8% इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। और इनकी वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल इनकी 120 करोड़ की है, 119, सॉरी 119 करोड़ की इनकी वर्किंग कैपिटल है। इनके पास डेट है लगभग 8 करोड़ का इनके पास डेट है। और पिछले 10 साल के पीई की बात की जाए तो इनका पिछले 10 साल का पीई 15 के पास में है, 14.7। और अगर करंट में बात की जाए तो 34.4 का इनका करंट में पी है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर 2018 में 46 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी। सितंबर 2021 में जो कि लगभग 80 करोड़ के पास पहुंच गई हैं, 78 करोड़ की सेल्स हुई है। अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पहले 8 करोड़ और सितंबर 2021 में भी इनका ओपीएम 19% है। मतलब कोई खास चेंज नहीं है। 18% था दिसंबर 2018 में और अभी भी 19% भी। बीच में 20% गया था दिसंबर 2019 में और दिसंबर 2020 में गया था ये 23% तक, वहां से घट गया है। अभी करंट में 19% पे है। और अगर बात की जाए इनके पीबीटी की तो 9 करोड़ हुआ करता था दिसंबर 2018 में, जो कि सितंबर 2021 में 15 करोड़ पे पहुंच गया है। और ईपीएस दिसंबर 2018 में 51 पैसे का हुआ करता था, अभी करंट में 97 पैसे पे पहुंच गया है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में बात की जाए तो मार्च 2012 में इनकी सेल्स हुआ करती थी 80 करोड़ की, जो कि मार्च 2021 में 219 करोड़ पे पहुंच गई थी और करंट में 275 करोड़ पे है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 7 करोड़ हुआ करता था मार्च 2012 में, जो कि करंट में 51 करोड़ पे है। और ओपीएम 9% का हुआ करता था 2012 में, ये करंट में 19% पे पहुंच गए हैं। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 53 पैसे का हुआ करता था 2012 में, करंट में ये 4 रुपए 2 पैसे पे पहुंच गए हैं। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो इनकी शेयर कैपिटल मार्च 2000 में 11 करोड़ की थी, जो कि 2015 में 22 करोड़ की हो गई और उसके बाद से कोई चेंज नहीं है इसमें। 2015 से लेकर के 2021 तक 22 करोड़ की शेयर कैपिटल रही है। रिजर्व्स इनके काफी बढ़ गए हैं, 41 करोड़ हुआ करते थे 2012 में। उसके बाद से सितंबर 2021 में 206 करोड़ के रिजर्व्स हैं। इनकी बोरोविंग्स सेम सी है, मतलब 8 करोड़ तब भी थी 2012 में। बीच में ये घट गई थी, 1 करोड़ पे पहुंच गए थे 2017 मार्च में। उसके बाद सितंबर 2021 में फिर से 8 करोड़ पे ही। मार्च 2021 में 3 करोड़ पे थे। लेकिन अगर इनकी टोटल लाइबिलिटीज की बात करें तो 78 करोड़ की टोटल लाइबिलिटीज थी 2012 में। ये सितंबर 2021 में 292 करोड़ पे हैं। अगर बात की जाए इनके
शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास दिसंबर 2018 में स्टेक हुआ करती थी 72.36%, जो कि करंट में काफी घट गई है और 64.82% स्टेक बची है। एफ आई आईज के पास 0%, एफ आई आईज और डी आई एस दोनों के पास 0% स्टेक हुआ करती थी 2018 में। और करंट में बात की जाए सितंबर 2021 में, तो 1.48% स्टेक एफ आई आईज के पास है और 6.14% डी आई एस के पास। अगर पब्लिक में बात करें तो 27.55% स्टेक पब्लिक के पास है। वही डी आई आईज में निप्पन लाइफ, इनके पास 6.15% की स्टेक है। अगर इनके चार्ट की बात की जाए तो एफ सी एल, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, आज ये स्टॉक लगभग 4% अप था, 3.84% ये अपसाइड पे थे। और इनकी ओपनिंग हुई थी 134 पे और क्लोजिंग हुई है 138 रुपए 20 पैसे पे। अगर स्टॉक के आईपीओ की बात की जाए तो इनका आईपीओ आया था जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 में इनका जो आईपीओ आया था तब इनकी लिस्टिंग हुई थी 233 रुपए 35 पैसे पे। उसके बाद से स्टॉक, अच्छा स्क्रीनर पे थोड़ा सा डाटा में डिफरेंस है। इनकी जो लिस्टिंग हुई थी वो मार्च में हुई थी, मार्च 2011 में। तब ये 14 रुपए पे हुआ था, 14 रुपए 9 पैसे। उसके बाद स्टॉक ने किया, मतलब आप देखेंगे तो ये सितंबर 2011 में पीक बनाया इन्होंने 32 रुपए 81 पैसे का। वहां से स्टॉक गिरा, काफी ज्यादा गिर गया और दिसंबर 2011 में 5 रुपए 43 पैसे पे पहुंच गया। उसके बाद स्टॉक ने काफी कुछ किया नहीं, मतलब ये देखिए आप 2012 से लेकर के 2014 तक में कुछ खास नहीं किया, वहीं था 5 रुपए 4 रुपए 3 रुपए ऐसे ही थे। वहां से स्टॉक थोड़ा सा अच्छा करना स्टार्ट किया और उसके बाद इन्होंने एक पीक बनाया जुलाई 2015 में 40 रुपए के आसपास, फिर स्टॉक काफी ज्यादा गिर गया। मतलब अगस्त में ही बात करें तो अगस्त में ही आधा हो गया, लगभग 21 रुपए के आसपास पहुंच गया। फिर स्टॉक ने एक अगला पीक बनाया, ये पीक था इनका दिसंबर 2015 में 36 रुपए के आसपास। फिर से स्टॉक गिर गया और वापस से 20 रुपए के पास पहुंच गया। फिर स्टॉक ने काफी टाइम पास किया, मतलब आप देखिए तो इन्होंने जो प्रीवियस हाई बनाया था 40 रुपए के आसपास, वो 2015 में था। 2015 से लेकर के 2017 तक इन्होंने कुछ खास नहीं किया, वही जाते थे 40 रुपए पे पहुंचते थे, वहां से वापस 20-25 रुपए के आसपास आ जाते थे। लेकिन फिर स्टॉक ने दिसंबर 2017 में जो 41-42 रुपए के आसपास का पीक बनाया था, उसके बाद स्टॉक ने काफी अच्छा किया और जनवरी 2018 में ये 40 रुपए से लेकर के 91 रुपए पे पहुंच गया, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। उसके बाद स्टॉक काफी ज्यादा गिर गया 2-4 महीने में। मार्च 2018 में लगभग 58 रुपए 45 पैसे का लो बनाया। फिर स्टॉक ने थोड़ा सा अच्छा किया स्टॉक ने और 82 रुपए के आसपास पहुंचा। वहां से 2018 में चीजें गिरना स्टार्ट हुई और फिर इन्होंने जो लो क्रिएट किया, जो इनका लो था वो मार्च 2020 में था, कोविड के टाइम पे 15 रुपए 40 पैसे का लो क्रिएट किया। उसके बाद से 15 रुपए 40 पैसे का जो इन्होंने लो क्रिएट किया मार्च 2020 में, सॉरी 12 रुपए 40 पैसे का लो था। उसके बाद से स्टॉक काफी अच्छा किया, देखेंगे 1 महीने 2 महीने काफी अच्छा करता है, मतलब बहुत ही अच्छे रिटर्न देता है, 40% 50% रिटर्न देता है। उसके बाद 2-4 महीने टाइम पास करता है, करना भी चाहिए। अब अगर इतने ज्यादा रन एक छोटे से टाइम पीरियड में मिल जाते हैं, उसके बाद या तो स्टॉक करेक्ट होगा तो उसमें नुकसान आपका ही है। दूसरा चीज क्या कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम पास कर दे वहीं पे ही, ज्यादा कुछ रेंज नहीं हो उसकी, मतलब 4-6-10 रुपए की रेंज हो, उसी में स्टॉक खेलता रहे। वैसा ही ये करते रहे, आप देखिए इनको मार्च में ये करेक्ट हुए, मार्च 2020 में लगभग 37% का करेक्शन आया और अप्रैल में 84% डबल हो गए, मतलब लगभग डबल के पास पहुंच गए, 84% अप। उसके बाद अप्रैल से लेकर के इन्होंने अक्टूबर तक कुछ खास नहीं किया। नवंबर में फिर से 43% अप, दिसंबर में भी 54% के आसपास अप। फिर थोड़ा सा टाइम पास किया, ऐसा स्टॉक करता रहा। लेकिन अगर करंट में बात की जाए तो करंट में जो स्टॉक चल रहा है वो 140 रुपए के आसपास है, 138 रुपए 20 पैसे। अगर आप देखेंगे इसको तो स्टॉक ने जो प्रीवियस हाई था, अगर अभी में, अभी एक मिनट, डेली चार्ट पे अगर बात करें तो 138 रुपए 20 पैसे की जो क्लोजिंग हुई है, इसके पहले ही मतलब 16 दिसंबर को एक हाई बनाया था इन्होंने 146 रुपए का। एक बार स्टॉक इसको पार करता है तो उसके बाद काफी अच्छा करेगा। वैसे अगर आप देखेंगे तो इसके पहले का जो हाई इन्होंने क्लोजिंग दिए था 23 सितंबर को दिया था,
वो 140 रुपए के आसपास था, मतलब 140-42 ऐसा कुछ होगा। उसके बाद फिर इनको जो थोड़ी समस्या आएगी वो 44 के आसपास। एक बार इन्होंने ये 145-46 का हाई पार किया तो काफी अच्छा स्टॉक परफॉर्म करेगा, ऐसी हमें आशा है। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं जिन स्टॉक्स की आज बात हुई है। उन स्टॉक्स में पहला था शिवा मिल्स, दूसरा नाहर पॉली, तीसरा एशियन पेंट्स, और लास्ट में जिस स्टॉक की बात हुई है वो स्टॉक है एफसीएल, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हम सबको स्पीकर बना दे रहे हैं। यदि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? ओके, थैंक यू। रात को 10 बजे अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल फिर से 9:30 बजे शाम को, मार्केट एंड यूके अगले एपिसोड में।